आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बेहद ही लाभकारी होगा जो इस साल 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उनको भी ध्यान में रख के बनाया जा रहा है जो किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको 10th क्लास से क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, तो यह सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। यानी हम अपने राष्ट्र के प्रति यदि प्रेम करते हैं तो हमें राष्ट्रवाद की भावना होगी। तो कोई भी देश, तो शुरुआत कहाँ होता है? यूरोप में। इसलिए पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का जो जन्म है पुनर्जागरण काल से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस की महान क्रांति 1789 से माना जाता है। फ्रांस में जो क्रांति के समय शासक थे वह लुईस 16वां थे। लुईस 16वां के शासनकाल में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। लुईस 16वां जो थे वह बुर्बो वंश से संबंधित थे और एक निरंकुश शासक था। लुईस 16वां, जैसे लुई 1 2 3 4 ऐसे करते करते लुईस 16वां आया होगा। तो लुई जो 14वां था वह भी एक अच्छा कुशल शासक था और उसका कहना था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा कही गई बातें कानून है। हालांकि वह भी निरंकुश था, लेकिन वह पूरे प्रशासन पर कंट्रोल रखा हुआ था, इसलिए उसको अच्छा शासक कहा गया है। कह रहा है कि क्रांति के कुछ कारण भी थे। पहला कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण और तीसरा है आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण में हम लोग कह सकते हैं कि निरंकुश राजशाही, जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि लुईस 16वां एक निरंकुश शासक था। दूसरा राज दरबार की विलासिता, तीसरा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, चौथा न्याय व्यवस्था की दुर्बलता और पांचवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। अब निरंकुश राजशाही क्या है? तो कोई राजा है जो अपने प्रजा से प्यार नहीं करता हो, अपने ही जिंदगी में मस्त रहता हो, कोई भी निर्णय लेने से पहले सही गलत का फर्क नहीं समझता हो, तो उसको कहेंगे निरंकुश राजशाही। यानी कि वैसे राजा निरंकुश होते हैं जो अपने ही बात मनवाने के फिर में रहते हैं। दूसरा है राज दरबार की विलासिता। तो जब किसी भी राज्य का शासक निरंकुश होगा तो जाहिर सी बात है प्रजा के साथ भेदभाव होगा, राज दरबार में भोग विलास की माहौल बनी रहेगी। तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहने का मतलब जो प्रशासन इकाइयाँ थी, जो राज दरबार के लोग प्रशासन की इकाई में लगे हुए थे, वे अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे थे, यानी कि नियम कानून अच्छे से नहीं चलाए जा रहे थे। चौथा है न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। प्रत्येक राज्य में न्याय की एक सशक्त प्रणाली होती है जो कि फ्रांस में दुर्बल हो चुकी थी। राजा के लोग यदि गलती करते थे तो उनके लिए दूसरा न्याय था और आम जनता जो गलती करती थी उसके लिए दूसरा न्याय था। इसलिए कहा गया है कि न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। पांचवा करा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। ये तो मौलिक अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ के लोगों से छीन ली गई थी, यानी वे लोग स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर पाते थे। तो ये सभी कारण थे राजनीतिक कारण के। दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में यही हो सकता है कि समाज विभिन्न वर्गों में बटा हो, जैसे पादरी वर्ग। दूसरा है कुलीन वर्ग, जिसमें धनी सेना वोना सब आते थे। तीसरा है सर्वसाधारण वर्ग और चौथा है मध्यम वर्ग। तो वहाँ का सामाजिक स्थिति भी 4 वर्गों में बटा हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा सर्वसाधारण और मध्यम वर्ग को झेलना पड़ता था, क्योंकि पादरी वर्ग कर से मुक्त थे, कुलीन वर्ग भी कर से मुक्त थे। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था, यानी कि फ्रांस की क्रांति से पहले वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वह अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं थी। दूसरा दोषपूर्ण कर व्यवस्था था। जो राज दरबार के लोग होते थे वे तो करों से मुक्त थे, साथ ही साथ जो उच्च वर्गों के समाज के लोग थे वे भी करों से मुक्त थे। तो बच गए कौन? आम जनता। आम जनता पर ही करों का बोझ लदा रहता था। कह रहा है कि परिणाम, सामंती व्यवस्था की समाप्ति हुई, राजतंत्र की समाप्ति हुई, प्रशासनिक एकरूपता आया, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का उदय हुआ। अब कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होगा तो उसमें ज़रूर पूछता है कि फ्रांस की क्रांति की क्या देन थी, तो उससे यही नारा निकल के आया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। अब है नेपोलियन बोनापार्ट। सन 1804 में फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन जो है वह सन 1804 में फ्रांस का राजा बनता है। वह शुरू शुरू में बहुत ही अच्छा कार्य करना प्रारंभ किया ताकि पूरी जनता उस पर विश्वास करे। जैसे विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, समाज में समानता लाया, भूमि दासता को समाप्त कर दिया, यातायात संचार व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, समान टैक्स, समान मापतौल, एक मुद्रा का प्रचलन किया और साथ ही साथ उद्योगों का विकास किया। ऐसे करके जब उसने जनता का विश्वास जीत लिया
तब उसका असली रूप सामने आ गया। कह रहा है कि नेपोलियन का पतन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हुआ और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की अध्यक्षता में वियना सम्मेलन हुआ। पुनः फ्रांस में लुई 18वां राजा बना। अब देखेंगे लुई 18वां क्या कहता है। कह रहा है लुई 18वां उदारवादी शासक था। इसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी दोनों को साथ लेकर चला। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को घोषणा पत्र जारी हुआ जो 1848 तक चला। अब है चार्ल्स टेंथ। चार्ल्स टेंथ यह भी एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावना को दबाने का कार्य किया। इसने पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नेक ने लुई 18वां के नागरिक संहिता को हटाकर विशेषाधिकार लागू करने का प्रयास किया। अतः इसका विरोध होने लगा। जब पोलिग्नेक के विरुद्ध आवाज़ उठने लगा तो चार्ल्स टेंथ ने प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों का गला घोटने का प्रयास किया। अतः पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 से गृह युद्ध शुरू हो गया। फलतः चार्ल्स टेंथ राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। अब है 1830 की क्रांति का प्रभाव। तो 1830 की क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है कि सत्तावादियों का अंत हो गया। राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना जाग गई। कह रहा है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। ये भी यही क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई? तो आर्लियंस वंश को। कह रहा है कि लुई फिलिप आर्लियंस वंश का शासक था। लुई फिलिप जो था वह किस वंश का था? आर्लियंस वंश का। मेटरनिक नाम का एक व्यक्ति है, उसकी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका कथन है कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। उसका एक कथन भी है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। 1830 की क्रांति के बाद पुनः 1848 की क्रांति होती है। कह रहा है कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का पालन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। फलतः लुई फिलिप के काल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी और गीजो की आलोचना होने लगी। अतः 24 फरवरी को लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लौ था। जल्द ही दोनों में मतभेद हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति से इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ। इसके बाद है इटली का एकीकरण। नेपोलियन ने 1796 में इटली पर आक्रमण कर गणतंत्र की स्थापना की एवं छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर 3 भागों में बांट दिया। एक था सिस्पाइन, दूसरा था लिगुरियन और तीसरा था ट्रांसपोडेन, और आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान दिया। लेकिन नेपोलियन ने जब इटली का उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया तो लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं जाग गई। इसलिए नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। एक युद्ध होता है वाटरलू का युद्ध, जो होता है कब? 1815 में। कह रहा है कि वाटरलू के युद्ध के बाद वियना सम्मेलन के तहत इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। एक है उत्तरी इटली जिसमें वेनिस और लोम्बार्डी का क्षेत्र आता है, यह ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। दक्षिणी इटली जिसमें नेपल्स और सिसिली का क्षेत्र आता है, यह बुर्बो राजवंश को दे दिया गया। और मध्य इटली जो है वह पोप को दे दिया गया। अतः एकीकरण की यह प्रक्रिया 1815 के वियना सम्मेलन से प्रारंभ होकर 1871 में रोम के इटली की राजधानी बनने तक चली। करा कि इटली के एकीकरण को इतालवी भाषा में अलरिसो रजिमेतो कहते हैं, अर्थात प्राचीन रोमन की खोई प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना का प्रयास। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संगठन है जिसमें पहला है कार्बोनारी। तो यह एक गुप्त संगठन था। उद्देश्य था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। दूसरा है यंग इटली। तो इसकी स्थापना 1831 में मेजीनी ने की थी। उद्देश्य था इटली की एकता, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता एवं जन कल्याण पर आधारित राज्यों की स्थापना हो। तीसरा है यंग यूरोप। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर आंदोलन को प्रोत्साहित किया
और 1848 की क्रांति जब हुई तो रोम पर कब्जा कर लिया। मेजीनी कह रहा है कि मेजीनी यह साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और युग के सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यह एक कवि थे और क्रांति का अग्रदूत भी थे। इसके बाद एक नाम आता है काउंट काबूर का, जिसका मूल नाम कैमिलो बेसो। प्रा- प्रारंभ में सेना में इंजीनियर की नौकरी की। 1847 में वित्त एवं उद्योग मंत्री बने, जबकि 1852 ईस्वी में पीडमाउंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। यह 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका लाभ यह हुआ कि युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूल की महत्ता बढ़ गई और काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। इसके बाद नाम आता है गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी जो कि पेशे से एक नाविक था और मेजीनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। इसने लाल कोटी नामक देशभक्तों का एक संगठन बनाया। इन्हें इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। कह रहा है कि गैरीबाल्डी अंत में अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। अंततः 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजीनी, काबूल और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल के योगदान से पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण के बाद है जर्मनी का एकीकरण। कहा है कि जर्मन मध्यकाल यानी 800 ईस्वी के लगभग में सारलामा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य हो गया था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। नेपोलियन बोनापार्ट इन 300 छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों में संगठित किया और राइन संघ का निर्माण किया। कह रहा है कि नेपोलियन ही सर्वप्रथम जर्मनी में राष्ट्रीय एकता को जगाया। नेपोलियन के पतन के बाद हुए वियना कांग्रेस ने जर्मनी राज्यों के एकीकरण का विरोध किया और राइन संघ को हटाकर जर्मन संघ का निर्माण किया। कुछ सहायक तत्व हैं जैसे जालवेरिन। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरी नामक एक आर्थिक संगठन बनाया। दूसरा है बौद्धिक आंदोलन। जर्मन में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, काउंट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तीसरा है औद्योगिक विकास। कह रहा है कि जालवेरिन की स्थापना के बाद व्यापार एवं उद्योगों का तीव्र विकास हुआ। चौथा है बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हिगेल के विचारों से प्रभावित था। फ्रेडरिक विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। कालांतर में बिस्मार्क ने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। इसके बाद है यूनान में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 की क्रांति से यूनानियों ने राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की, जिसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निकाल स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, इनका नाम प्रसिद्ध है, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। इसके बाद है 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सलैंडी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे।
1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही का निर्णय लिया। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई जिसके तहत 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इसके साथ ही धीरे धीरे हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में भी क्रांति शुरू हो गई। तो ये था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है यानी VVI कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व जो है कोसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया था। बोहेमिया की बहुसंख्यक चीक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकारा, यानी कि जो बोहेमिया की बहुसंख्यक थी वह चीक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया। कह रहा है कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं सदस्य बना। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया। एक क्रांति हुई थी नेपल्स की क्रांति जो 1821 में हुई थी। दूसरा है स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता जो कि 1823 में हुई थी। इसके बाद बुक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश। तीसरा है मेजेनी का संबंध था कार्बोनारी से। चौथा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से ऑस्ट्रिया था। काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। छठा है गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबॉल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आठवां करा है कि जालवेरी एक संस्था थी किसकी। तो व्यापारियों की। नौवां क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क ने किया। 10वां है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि रूस एवं तुर्की साम्राज्य के बीच हुई। अब कुछ VVI पॉइंट्स। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी 1789 में। वियना सम्मेलन कब हुआ 1815। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। चार्ल्स 10 ने किसको प्रधानमंत्री बनाया। प्रतिक्रियावादी कोलिग्नेक को। फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू हुआ 20 जुलाई 1830 को। स्वर्णिम मध्यम वर्ग की नीति लुई फिलिप ने। लुई फिलिप किसे प्रधानमंत्री बनाया 1840 में गीजो को। करा कि कार्बोनरी का गठन किया गया राष्ट्रवादियों द्वारा। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया। तो मेजीनी ने किया। विक्टर इमैनुअल शासक था कहाँ का। सार्डिनिया पिडमाउंट का। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर को। क्रीमिया युद्ध हुआ था 1853-54 में। काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी 1862 में। पोलैंड में आंदोलन हुआ 1863 में। फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध छिड़ी कब 1870-71 में। इटली का एकीकरण कब तक हुआ 1871 में। इटली के एकीकरण में सहयोग किया था मेजेनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। करा कि जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। ब्रूसेनसेफ्ट सभा स्थापित की थी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने। जैलवेरी नामक आर्थिक संघ बना कब 1834 में। इसके बाद है बिस्मार्क को किसने अपना चांसलर बनाया। तो बिस्मार्क को किसने अपना चांसलर बनाया। तो फ्रेडरिक का भाई विलियम ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। सेडोवा के युद्ध की घोषणा हुई थी 1866 में। दूसरा है सेडोन की लड़ाई। सेडोन की लड़ाई हुई थी 19 जून 1870 को। इसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 10 मई 1871 को। इसके बाद है हितेरिया फिलाई की स्थापना कहाँ हुई थी ओडेसा में। अगला है लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे। तो इंग्लैंड का महान कवि थे। अब है यूनान में विद्रोह शुरू हुआ कब 1821 में। एड्रियानोपोल की संधि हुई 1829 में। यूनान स्वतंत्र घोषित हुआ 1832 में। हंगरी आंदोलन की शुरुआत कोसुत और फ्रांसिस डिक ने किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की। टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया था किसने। टीपू सुल्तान ने। नेपल्स की क्रांति की विफलता 1821 पढ़ चुके हैं और स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता 1823 में हुई थी। इसके बाद बुक्स का कुछ भरने वाला क्वेश्चन है जो कि आप बुक्स में भी देख सकते हैं। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट सके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। यानी कि जब तक हम सफल नहीं होते हैं तब तक हमें रुकना नहीं है। बाधाएं आएंगी जीवन में, लेकिन उन बाधाओं का अंत एक न एक दिन जरूर होगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके काम के लायक हो या आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि 10th क्लास का कोई बच्चा आपके आसपास इर्द गिर्द हो तो उसे यह वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।